देखो आपका एक टर्म क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये पहले समझेंगे। इसमें एक वर्ड तो क्लियर है, इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, चैप्टर आई थिंक 3rd में पढ़ा होगा, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ने पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ इनर्शिया का, फिर से इसके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको रिलेट करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक ना, कि क्या डिफरेंस है इनर्शिया में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। इनर्शिया मैंने जैसे आपको बताया था, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। किसी बॉडी को मूव कराने में जो एफर्ट लगाना पड़ता है, जो प्रॉब्लम होता है, उसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ, उसी को कहते हैं इनर्शिया। जैसे ये 2 kg का मास है, ठीक है, और ये 10 kg का मास है, दोनों मूव कर रहा है, किसको रोकने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा? ऑफकोर्स 10 kg मास को रोकने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। दोनों रेस्ट में है, दोनों को मोशन देने में किसमें प्रॉब्लम होगा? ऑफकोर्स 10 kg वाले में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसी प्रॉब्लम को मैंने नाम दिया था इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। तो यही यहाँ पर मेन डिफरेंस है। किसी बॉडी को मूव कराने में जो प्रॉब्लम होता है उसको कहते हैं इनर्शिया, और किसी बॉडी को रोटेट कराने में जो प्रॉब्लम होता है उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो बॉडी को रोटेट कराने में जो प्रॉब्लम हो रहा है आपको, उसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप कह रहे हो कि किसी बॉडी को रोटेट कराने में किसी एक्सिस के अबाउट बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। एग्जांपल से समझो, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है। अब मैंने कहा कि चलो इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, बिल्कुल सेंटर के अबाउट इस तरह से रोटेट करो, लाइक दिस। तो आप कहोगे ठीक है, इजिली कर पा रहे। फिर मैंने कहा कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करो, तो इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इस तरह से रोटेट करने में। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब मिडिल के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, और यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली द प्रॉब्लम इन रोटेटिंग अ बॉडी। ये बिल्कुल इनफॉर्मल मैं बता रहा हूँ, बुक में अपना इसका डिफिनेशन है, अपना एक फॉर्मूला भी है, मगर इससे सेंस ये आता है कि किसी बॉडी को रोटेट कराने में जो प्रॉब्लम होता है उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है रोटेट कराने में, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। इजिली रोटेट हो जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। या इसका रिवर्स भी सोचो आप, तो दो बॉडी रोटेट कर रहा है, उनको रोकने के लिए कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक आर्बिट्रेरी बॉडी लिया है, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो बॉडी है ये मान लो इस एक्सिस के अबाउट जो है, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे मासेस होंगे, तो मैं किसी एक मासेस को कंसिडर कर लेता हूँ, कुछ मासेस को कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे ये m1 मास है जो एक्सिस से r1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये m2 मास है जो एक्सिस से r2 डिस्टेंस पर है। उसी तरह से बहुत सारे मासेस है, ये mn मासेस है जो डिस्टेंस है rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस तरह से मैंने मासेस को कंसिडर कर लिया। अब नेक्स्ट मैं अगर पूछूं कि अगर ये बॉडी जो है वो रोटेट करेगा, तो इन सारे मासेस को अगर आप इमेजिन करोगे तो इनका मोशन कैसा होगा? इनका मोशन होगा सर्कुलर। ये मास ऐसे से मूव करेंगे, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेंगे, और इस मास के जो सर्कल का जो रेडियस होगा वो r1 के इक्वल होगा। उसी तरह से ये मास भी क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, और ये मास भी क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, इस तरह से, लाइक दिस। ये सारे मासेस क्या किस टाइप का मोशन करेंगे? सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा कि बताओ पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी। मगर सारे मासेस के लिए अगर मैं लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा, टोटल सिस्टम के लिए, तो इस तरह से हाफ, इस मास का कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो आप लिखोगे m1, इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी है v1 स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी बता देता हूँ आपको, ये मान लो ये जो मासेस की बात कर रहा हूँ मैं, m1 मास, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये आपका सिचुएशन ऐसा है कि एक बॉडी है जिसका मास जो है वो m1 है, और इसका रेडियस r1 है, और ये इस तरह से मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से। ये सिचुएशन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस, उसी तरह से सेकंड मास के लिए लिखूंगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। उसी तरह से बहुत सारे मासेस हैं, तो हाफ mn vn स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, तो ओमेगा के टर्म में लिख रहा हूँ इसको, हाफ m1, v इज इक्वल टू होगा r1 ओमेगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक चीज देखो, मैं ओमेगा सेम ले रहा हूँ, यहाँ पे ओमेगा 1 या ओमेगा 2 नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सर्कुलर मोशन भी बता दिया था कि जब कोई बॉडी रोटेट करता है, या जब कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, तो उसके एंगुलर वेरिएबल्स चेंज नहीं होते, जैसे उसका थीटा चेंज नहीं होता है, ओके। सभी पार्टिकल्स का थीटा सेम रहता है, उनका ओमेगा सेम रहता है, उनका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। जैसे ये पूरा बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसके सारे पार्टिकल्स भी ओमेगा से रोटेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपका फैन जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो उसके सारे ब्लेड भी ओमेगा से रोटेट करेंगे, ओके, लाइक दिस। इसीलिए मैं ओमेगा सेम रखता हूँ, एंगुलर वेरिएबल सेम रखता हूँ, ओके। डैश 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 अप टू हाफ
mn, इसकी जगह लिखूंगा rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें कॉमन कर सकते हैं हम लोग, हाफ कॉमन कर सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। यहाँ बच जाएगा देखो m1 r1 स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा m2 r2 स्क्वायर डैश 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 mn rn होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कंपेयर करना है। ये आपका होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक ना, जब बॉडी ट्रांसलेट कर रहा होता है, बॉडी सिंपली मूव कर रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हो हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखो, कंपेयर करो, हाफ हाफ ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। ये लीनियर वेलोसिटी है तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये मास है तो मास की जगह पे ये वाला टर्म लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म। ओके, इस पूरे टर्म को मैंने ऐड किया, ओमेगा स्क्वायर समेशन एम आई आर आई होल स्क्वायर, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। इसी टर्म को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हाफ ओमेगा आई। ठीक ना, वेयर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वेयर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बस करना क्या, आपको कंपेयर करना है ट्रांसलेशन मोशन को और रोटेशन मोशन को। यहाँ पर मास है तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है। इसी को कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। ओके, इसको और अच्छे से इस तरह से लिखो, इसी के पैटर्न में लिखो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ मास की जगह पर आई और वी की जगह पर ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो मास का एनालोगस यहाँ पर क्या बन चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कह रहे हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर क्या है वो भी देख लो, इसको मैं आर कह रहा था, ये आर। ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पर आर के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि आर होता क्या है। आर इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर। तो आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में, बिटवीन मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए डिटेल में लिख रहा हूँ, मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पर आर आपको ट्रीट करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका फॉर्मूला हो गया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उस बॉडी को रोटेट करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक ना, अगर वो बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसको रोकने में भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बातें हम लोग करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड इसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके वाइवा और इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब हम लोग एक टर्म और क्लियर हो जाएगा हम लोग का, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ठीक ना, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करते हुए कुछ स्टैंडर्ड रीजन वाई वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना, जिसमें आपसे रीजन पूछा जाता है। अभी हम लोग को है ना इसका न्यूमेरिकल अप्रोच सीखना है। ठीक ना, न्यूमेरिकल अप्रोच सीखने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ताकि इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस टू पार्टिकल सिस्टम का, जिसमें दो मासेस रखे गए हैं 2 kg 2 kg। ठीक है, इनके के बीच का जो गैप है वो 2 मीटर का गैप है और एक एक्सिस पास कर रहा है बिल्कुल मिडिल से। तो आपको बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने में कितना प्रॉब्लम होगा, ये बात है। जैसे वो होता है ना, डंबल होता है। ओके, जिम में डंबल होता है, इस तरह से डंबल होता है। तो मान लो डंबल इस तरह से है, आपको इस तरह से रोटेट कराना है, इस तरह से लेफ्ट राइट। ओके, तो कितना प्रॉब्लम होगा यही आपको फाइंड आउट करना है। तो आई का फॉर्मूला बहुत इजी है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ठीक है, इस बॉडी के लिए देखेंगे, इस बॉडी का मास कितना है 2, इस बॉडी से एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस बॉडी के लिए लिखेंगे, इस बॉडी के लिए 2 इंटू इस बॉडी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस पर ड्रॉ किया तो वो भी 1 मीटर आया, तो 1 मीटर का स्क्वायर। बस ऐड कर दो, 2 + 2 आंसर इज 4। यूनिट हो जाएगा इसका केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्ट ऐड कर दिया, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मास स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो आई इज स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो अलजेब्रिकली। आगे देखो, अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, मॉडिफिकेशन ये है कि मासेस तो सेम ही रखे मैंने, इनके बीच का गैप जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी सा आंसर आए। ओके, इसको मैं ले लेता हूँ 5 मीटर, 5 मीटर का गैप है, मासेस अभी भी 2 kg है। इस बार मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया, मैंने कहा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये है, और ये जो है वो 37 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे इसके 37 डिग्री एंगल बना रहा है। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस केस में। ठीक है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको बताना है। तो फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे पहले किया था, आई इज इक्वल टू, पहले इस मास के लिए लिखूंगे
2 इंटू, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है, कहाँ पर, एक्सिस पर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर तो ये है, ये देखो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका काम करेगा आर का। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ये 37 है, ये भी क्या हो गया 37, ये 37 है, ये डिस्टेंस, ओके। ये डिस्टेंस 5/2 है, ये हाफ है ना इसका, 5/2। तो मैंने कई बार कहा है कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो आर साइन थीटा होता है, ठीक ना, या ए साइड, ए इंटू मतलब हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा होता है। हाइपोटेनियस कितना है 5/2 और साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5। तो इसका करना पड़ेगा होल स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ते हैं 2 kg के लिए ड्रॉ करेंगे, 2 kg मास से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक्सिस पर ये ड्रॉ किया। तो इस केस में भी वही सिचुएशन आ गया, 37 डिग्री, ये डिस्टेंस 5/2, तो ये कितना होगा, सेम होगा, ये सेम होगा 5/2 साइन 37 होगा, 5/2 साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 इंटू 9/4 प्लस 2 इंटू 9/4, तो ये हो जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 9 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दूं, पहले ये इस तरह का एक्सिस था, ये इस तरह का एक्सिस कर दिया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से इसका पूरा वैल्यू ही चेंज हो गया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है इससे कि आई का वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन, एक तो मैंने देखा कि एक्सिस पर डिपेंड करता है, एक्सिस चेंज करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। सेकंड मैंने ये भी देखा कि मासेस के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है, पहले मासेस कितने दूर पर रखे हुए थे 2 मीटर पर, अब कितने रखे हुए थे 5 मीटर पर, आंसर चेंज हो गया। इसका मतलब आई जो है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, मासेस कितने दूर या कितने पास हैं एक्सिस से, इस पर भी डिपेंड करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस पर भी डिपेंड करते हैं, okay? ये बॉडी के शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन बॉडी का जो शेप है, अगर उसको चेंज कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, ओके। एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका वैल्यू जो है वो डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफरेंट आता है, डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफरेंट आता है, तो उस टाइप की बॉडी को कहते हैं टेंसर बॉडी। अगर कहीं पेपर में आ गया कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर, तो टेंसर पर आपको टिक लगाना है, ठीक ना। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तब तो स्केलर लगाना है, ये थोड़ा ज्यादा स्पेसाइज हो गया ये टेंसर बोलना, ठीक ना। 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तो टेंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेंसर, ठीक है, क्योंकि इसका टेंसर कहने का मतलब डिफरेंट, बॉडी सेम है, मासेस सेम है, सब कुछ सेम है, डायमेंशन शेप सब कुछ सेम है, मगर डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइप की बॉडी को कहते हैं टेंसर बॉडी, ठीक है, मगर जनरली इसको क्या मानते हैं हम लोग, स्केलर मानते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन और भी करते हैं, मान लो थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, 2 पार्टिकल से 4 पार्टिकल सिस्टम बनाते हैं इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता हूँ कि 4 मासेस को ले लेता हूँ, 4 मासेस को इस तरह से रखता हूँ कि ताकि वो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करे, स्क्वायर का फॉर्मेशन कर दिया, मासेस सेम रखेंगे, मासेस सपोज सब सेम है, एम एम एम, और साइड जो है वो, साइड लेंथ जो है वो ए है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस सिस्टम का, इस एक्सिस के अबाउट जो इसके मिडिल से पास कर रहा है, लाइक दिस, इस एक्सिस के अबाउट बताना है जो इसके मिडिल से पास कर रहा है, इसके डायगोनल के अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लाइक दिस, और इस एक्सिस के अबाउट बताना है जो इसके वन ऑफ द एज से पास कर रहा है, ओके। इसको मैं I1 मान लेता हूँ, I2 मान लेता हूँ, या I3 हो गया, और डायगोनल वाला जो है वो I4 मान लेता हूँ। ये सारे वैल्यू आपको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहला ये एक्सिस से I1 की बात करेंगे, ओके। I1, तो आपको फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन मासेस एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका यूज करते हैं। I1 इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मास है और ये एक्सिस है, ये मास है, ये एक्सिस है, मास तो m है, यहाँ से एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस कितना हो गया a/2 प्लस, इसके लिए भी मास इंटू परपेंडिकुलर सेम है, m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से सबका सेम ही आएगा, सीधा हम लोग आंसर भी लिख सकते हैं, मगर चलो लिख देता हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ m इंटू यहाँ से यहाँ तक a/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये लास्ट मास इसके लिए भी लिखेंगे m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, तो टोटल इसमें आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m इंटू a स्क्वायर बाई 4, आंसर इज m a स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे I2 के लिए, तो मेरे ख्याल से I2 के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वही सिचुएशन है, ये I2 है, ये मासेस a/2, मासेस a/2, मासेस a/2, a/2, आंसर कितना आएगा, सेम आ गया, m a स्क्वायर इज द आंसर। बात करते हैं I3 की,
ओके, I3 यहाँ पर है, ठीक है, I3 यहाँ पर है। तो इस मासेस के लिए तो जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि ये एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, ये मासेस जो है वो एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, ये मासेस भी एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, इनके पास आर नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो प्लस इस मासेस के लिए m इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर, प्लस सेम सिचुएशन इसके लिए भी m इंटू ए स्क्वायर। आंसर कितना हो गया 2ma स्क्वायर, ओके, न्यूटन सॉरी kg मीटर स्क्वायर इज द आंसर। ओके, और लास्ट आते हैं डायगोनल के अबाउट I4। ओके, जो क्लियरली दिख रहा है जीरो होगा वो पहले लिख देता हूँ, इसके लिए जीरो होगा और इसके लिए जीरो होगा क्योंकि एक्सिस पर ही लाई करते हैं। जीरो प्लस इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रहा परपेंडिकुलर, और ये डायगोनल का हाफ है, तो डायगोनल होता है a√2 का हाफ है ये, मास इंटू a√2 का हाफ करोगे तो a/√2 आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, और सेम सिचुएशन जो है इसके लिए भी है परपेंडिकुलर, तो इंटू 2 कर दो इसको बस, और ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ma स्क्वायर इसके लिए भी क्या होगा आंसर। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो क्यूब के एजेस पर रखा गया है, मासेस को सेम मासेस हैं एजेस पर। आपको दो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें, इस एज के अबाउट क्या होगा और इस डायगोनल के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे पहले इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके वन ऑफ द एज से पास कर रहा है, इसको मैंने I1 लिखा है, I1 के वैल्यू जो आपको इजी दिख रहा है वो पहले लिख देते हैं। ये दोनों मासेस का 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं, तो इसका लिखा मैंने 0 और प्लस 0, ठीक है। ये दोनों मासेस, ये फ्रंट वाले मासेस जो है वो इससे कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, ये साइड लेंथ ए दिया हुआ है, तो ए डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों के लिए सेम हो जाएगा, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर का कंप्लीट हो गया, यहाँ आते हैं ये पीछे वाले दो मासेस को देखते हैं, तो ये दोनों मासेस के लिए एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, a है, ठीक है। तो इनके लिए भी 2 टाइम्स इसके और इसके लिए 2 टाइम्स m इंटू ए स्क्वायर। कौन सा मास बच गया, बस ये वाले फ्रंट वाले यहाँ पे बच गए। तो यहाँ से इस एक्सिस पर आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, मासेस यहाँ पर है, एक्सिस यहाँ पर है, तो इस तरह से आप यहाँ से एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये होगा कितना, सिंपली दिख रहा है a और ये हो जाएगा एक तरह से डायगोनल हो गया ये, तो a√2 हो गया। तो ये सिचुएशन यहाँ पर भी है, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ m इंटू a√2 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर हो जाएगा 2 2 4 4ma स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 4ma स्क्वायर। आंसर इज 8ma स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बस कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में I2 के बारे में, जो डायगोनल के अबाउट, ठीक है। तो इसके अबाउट तो 0 हो गया क्योंकि ये एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, इसके अबाउट भी 0 हो गया क्योंकि एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, 0 0 प्लस। आगे बढ़ते हैं, पहले इन दोनों मासेस की बात करते हैं। इन दोनों मासेस के लिए सिचुएशन ये है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये सिचुएशन, इसमें हो जाएगा 2 टाइम्स, इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, 2 टाइम्स m इंटू ये डिस्टेंस होता है a/√2 डायगोनल का हाफ, प्लस ये नीचे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस मास के बारे में, ये मास बिल्कुल इससे a डिस्टेंस पर है, ठीक है, और यही सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है, मतलब इस मास के लिए और इस मास के लिए सिचुएशन सेम है, 2 टाइम्स ma स्क्वायर। सिर्फ बच गया कौन सा मास, ये वाला मास। अब इस मास को थोड़ा समझना पड़ेगा, ये डिस्टेंस होगा कितना, ये एक्सिस है या मास है, ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा आपको, ये नीचे वाला लेंथ डायगोनल का हाफ है, दैट इज a/√2, ये लेंथ कितना है, a है साइड लेंथ, ओके, और ये डिस्टेंस आपको निकालना है लाइक दिस। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये डिस्टेंस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट a/√2 का होल स्क्वायर विल कम आउट टू बी √3/2 इंटू a आएगा, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दो इसके लिए भी 2 टाइम्स, ऐसे से दो मासेस है ना, ये सिचुएशन यहाँ पर भी है इस मासेस के लिए भी, ओके। तो 2ma स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m, a कितना है इसका स्क्वायर कर देंगे, √3/2 a होल स्क्वायर, ओके। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया 3ma स्क्वायर, 7ma स्क्वायर सॉरी 6ma स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो ये पॉइंट मासेस के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी तक, जितने भी मासेस हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चाहे वो स्क्वायर के अबाउट हो, क्यूब के अबाउट हो, ठीक ना, या 2 पार्टिकल सिस्टम हो, इन पूरे मासेस में मैंने जो मास लिया है वो पॉइंट मासेस है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मासेस, और क्वेश्चन वहां से ज्यादा आते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस मासेस के बारे में बात करेंगे कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। जैसे
इसका पेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्योंकि पेन क्या है, कंटिन्यूअस मासेस है। इस टाइप की बॉडी का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मासेस, इसमें करना क्या है, देखो ऐसा कुछ मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ ना कुछ रिलेट करेगा आपके सेंटर ऑफ मास चैप्टर से। अगर आपका सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको जो बताया था कि हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, तो वहां पे मैंने आपको कुछ बताया था कि कुछ स्टेप जो है वो आपको रिपीट करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जो आंसर आ जाएगा आपका। वैसे ही यहाँ पर भी सिचुएशन वही रहेगा। यहाँ पर भी अगर किसी कंटिन्यूअस बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो उसमें भी हम लोग वैसे ही कुछ करने वाले हैं, जैसे कि एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का मास निकालेंगे, उस एलिमेंट का पोजीशन निकालेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसा हम लोग ने सेंटर ऑफ मास में किया था। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मासेस के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होगा तरह से, ठीक ना, इनडायरेक्टली रिपीट होगा। इसमें करना क्या होगा कि इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो पूछेंगे आपसे कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस कंटिन्यूअस बॉडी का। तो क्वेश्चन में वो एक्सिस तो दिया होगा, तो एक्सिस वाला स्टेप तो आपको नहीं करना है। सेंटर ऑफ मास में ये भी करना पड़ता था, एक्सिस भी। ठीक है, सेकंड स्टेप याद करो, सेंटर ऑफ मास में मैंने कहा था कि एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट लेना पड़ेगा, और मैंने आपको वहां सिखा दिया था कि स्टैंडर्ड एलिमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लो, क्योंकि आने वाली क्लास में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसमें सब कुछ मैंने बताया था कि रॉड में कैसे लेते हैं, रिंग में कैसे लेते हैं, डिस्क में कैसे लेते हैं, स्फीयर में कैसे लेते हैं, हॉलो स्फीयर में किस तरह से एलिमेंट लिया जाता है, ट्रायंगुलर प्लेट में कैसे एलिमेंट लिया जाता है। तो वो नॉलेज आपको हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया आपका एलिमेंट लेना। ठीक है, थर्ड स्टेप उसमें क्या होता था कि उस एलिमेंट का मास निकालना। तो यहाँ पर भी इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मास निकालेंगे, डीएम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसमें उसमें होता था कि इस डीएम का जो है वो सेंटर ऑफ मास निकालना होता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। तो इस डीएम का हम लोग सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल करके एक्सिस से इसका पोजीशन निकालेंगे कि एक्सिस से कितना दूर है, कितना पास है, पोजीशन निकालेंगे। और उसमें लास्ट स्टेप था फॉर्मूला, यहाँ पर भी लास्ट स्टेप होगा फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो मेरा जो मासेस है वो काफी स्मॉल है ना, ओके, डीएम मास है। ठीक है, तो अगर आपको टोटल के लिए फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, ये आपको आंसर मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंटिन्यूअस बॉडी में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसे सेंटर ऑफ मास में भी करते थे इंटीग्रेशन। और यहाँ पर कंटिन्यूअस बॉडी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ठीक ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, इसके डायगोनल के अबाउट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इसके मिडिल के अबाउट क्या होगा, एज के अबाउट क्या होगा। ठीक ना, या हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, डिस्क का फाइंड आउट करेंगे। ओके, अगर ये डिस्क है तो बताओ इस डायगोनल इसके अबाउट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या होगा। मतलब डिफरेंट एक्सिस पे आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो इस टाइप के बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट हम लोग डेरिवेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। सभी का डेरिवेशन करना जरूरी नहीं है, पैटर्न समझ लोगे आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो। एक दो मैं डेरिवेशन करूंगा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, बाकी सब जो रिपीट होने वाला होगा आप खुद से भी कर लेना। तो सबसे पहले हम रॉड से स्टार्ट करेंगे। हम लोग रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे मिडिल से, क्योंकि मैंने जब आपका लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इस पेन को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना थोड़ा इजी होता है 20 से बिल्कुल, मगर इसी पेन को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा था कि इसके अबाउट देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू मिडिल वन। ओके, तो अब पता चल जाएगा एग्जैक्ट कितना वैल्यू आने वाला है। तो ये देखो हम लोग अपना फर्स्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया। आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक ना, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, मास और लेंथ पर किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो स्टेप आपको याद है, एक्सिस तो ऑलरेडी गिवन है, आपको एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट का मास निकालना है, उस एलिमेंट का पोजीशन निकालना है और इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, रॉड में सबसे पहले एलिमेंट लेंगे। आपको पता है एलिमेंट कैसे लेते हैं रॉड में, एक्स पर जाकर के dx, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। एक्स पर जाकर के मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx लेंथ का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप है कि इस एलिमेंट का जो है वो हम लोग मास निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये रॉड के लिए क्या डिफाइन होने वाला है, लैम्डा डिफाइन होने वाला है, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास बाई टोटल लेंथ। ठीक है, चलो तो डीएम मास हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप है इसका पोजीशन, देखो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप कंप्लीट। और लास्ट स्टेप है, फॉर्मूला यूज करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, लैम्डा dx, और ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन का लिमिट इंपॉर्टेंट है। देखो ये एलिमेंट आप कहाँ से कहाँ ले सकते थे, मैक्सिमम यहाँ पर लेते आप या यहाँ पे लेते, यही इसका एक्सट्रीम है। ठीक ना, इस एक्सिस से बहुत राइट भी जा सकते थे और लेफ्ट भी जा सकते थे। एक्सट्रीम राइट कितना जाते, ये कितना डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, l/2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, l/2। मतलब आपके पास ऑप्शन था, और इस एक्सिस से पीछे भी जा सकते थे, मतलब -l/2 से लेकर के आगे कितना +l/2, बस
हो गया। लेमडा को बाहर करो, एक्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। ये माइनस एल बाई 2 और ये प्लस एल बाई 2। लेमडा का वैल्यू होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। 3 को मैंने बाहर कर दिया, ये एक्स क्यूब की जगह मैं लिखूंगा एल क्यूब बाई 8 माइनस एल क्यूब प्लस हो जाएगा ये, सॉरी हाँ, एल क्यूब बाई 8 के प्लस हो जाएगा। देखो आंसर आ रहा है आपका, आई इज इक्वल टू एम बाई 3 एल, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स एल क्यूब बाई 8। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एल भी कैंसिल होगा, आई का फॉर्मूला आया एम एल स्क्वायर बाई 12। एम एल स्क्वायर बाई 12 ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। एम एल स्क्वायर बाई 12, इतना प्रॉब्लम होगा इस रॉड को रोटेट करने में, ठीक है ना। मास ज्यादा होगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेंथ ज्यादा होगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मैं बार बार ये लिख रहा हूँ यूनिफॉर्म थिन। थिन कहने का मतलब ये चीज मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, इसका विड्थ जो है, जो विड्थनेस है, जो थिकनेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना होगा तो वो कहेंगे कि ये जो रॉड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें जो लेमडा का वैल्यू है वो इस तरह से वैरी कर रहा है, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स से वैरी कर रहा है। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा, सेम इसी एक्सिस के अबाउट। तो करना तो ऐसे ही है आपको, बस जहां पर आपने ये लेमडा लिखा था ना, ये लेमडा, इस लेमडा की जगह क्या लिख दोगे, लेमडा नॉट एक्स। तो जब आप लेमडा की जगह लेमडा नॉट एक्स लिखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, और एक्स क्यूब यहाँ पर एक्स का पावर 4 बनेगा। इस तरह से प्रोसीड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। ये आप खुद से भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, मगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू ये याद रखना आपको। रॉड के लिए, थिन यूनिफॉर्म रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। हाँ, उस जैसा और भी बॉडी आपको पढ़नी है, जैसे मैं कहूंगा कि ये रिंग है, ये रिंग है, और इस रिंग का ये सेंटर ऑफ मास है। रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ये आपको याद करना है, एम आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल याद कर लो। अगर ये रिंग नहीं होता और ये डिस्क होता, अगर ये डिस्क होता जिसका मास m है और रेडियस r है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अब नेक्स्ट देखो, उसी तरह से अगर ये सॉलिड स्फीयर होगा, एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में कोई भी एक्सिस जो इसके डायमीटर के अबाउट पास कर रहे हैं, तो इसके अबाउट सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर। और अगर ये हॉलो स्फीयर होगा, अगर ये हॉलो स्फीयर होगा तो आई का वैल्यू हॉलो के लिए लिख देता हूँ, हॉलो के लिए बस 2/5 नहीं होगा, 2/3 हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ये सब डेरिवेशन किया गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू आया आपका, इसका यूज बहुत होता है, इसलिए आप पहले तो इसको याद ही कर लो। ओके, सॉलिड स्फीयर का होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का होगा, एटलीस्ट ये 5 वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, 2/3 एम आर स्क्वायर हॉलो स्फीयर के लिए, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सारे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। मैं एक और डेरिवेशन कर देता हूँ, इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं, रिंग का ये एम आर स्क्वायर कैसे आया। देखो नेक्स्ट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ये आपका सर्कुलर रिंग है और इसका रेडियस आर है, मास एम, ये एक्सिस है, इसको अगर साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ओके, इस एक्सिस के अबाउट आपको फाइंड आउट करना है, एक्चुअली इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। स्टेप वैसे ही रहेगा, एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का मास निकालेंगे, उस एलिमेंट का पोजीशन निकालेंगे, एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, और उसके बाद इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको सेंटर ऑफ मास चैप्टर में बता दिया था कि रिंग में एलिमेंट कैसे लेते हैं। रिंग में आप एलिमेंट लेते हो, याद करो, इस तरह से आप एलिमेंट लेते हो, थीटा पर जाकर के डी थीटा का एलिमेंट लेते हो, ये सब मैंने, हाँ, थीटा पे गया, डी थीटा का एलिमेंट लिया, ये डिस्टेंस बना आर डी थीटा, बस हो गया। इस रिंग के लिए आप लेमडा डिफाइन करोगे, लेमडा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, 2πr इसका लेंथ हो गया। इस फिगर में भी देख लो, ये थीटा पर जाकर के आपने डी थीटा का एलिमेंट लिया, ये ओके, ये डिस्टेंस है आर डी थीटा। तो वो स्टेप कंप्लीट हो गया, डीएम का वैल्यू निकाल लेते हैं, लेमडा इंटू आर डी थीटा, लेमडा का वैल्यू है एम बाई 2πr, और ये आर डी थीटा, आर से आर ये कैंसिल, एम डी थीटा, एम डी थीटा बाई 2π, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता था कि इस एक्सिस से देखो एलिमेंट कितने दूर पर है, इस एक्सिस से एलिमेंट जो है वो बिल्कुल आर डिस्टेंस की दूरी पर है, ये रेडियस है ना, तो इसमें जो पोजीशन आपका आर मिला है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन करना होता था, डीएम इंटू जो भी पोजीशन है उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है। डीएम का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करो, तो इंटीग्रेशन एम बाई 2π, और ये आर स्क्वायर
डी थीटा। ठीक है, इसमें लिमिट कैसे पुट करेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, ये लिमिट आप यहाँ से पुट करोगे 0 डिग्री से लेकर के मैक्सिमम 2 पाई तक, 0 से 2 पाई। थीटा कितना ले सकते थे, 0 ले सकते थे, नहीं तो मैक्सिमम 2 पाई। ओके, जब एलिमेंट यहाँ लेते तो 0 डिग्री और एलिमेंट बिल्कुल इससे जस्ट नीचे लेते तो ऑलमोस्ट 2 पाई, तो 0 से 2 पाई इसका लिमिट होगी, 0 से 2 पाई। बस सॉल्व कर दो आंसर। m कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, डी थीटा का, एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा। लिमिट पुट करो 0 से 2 पाई, आप इसमें पुट कर दोगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये जो है वो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 पाई और यहाँ पर बचेगा 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम आर स्क्वायर। यही तो मैंने आपको कहा कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये वैल्यू कितना आया इस एक्सिस के अबाउट, एम आर स्क्वायर, सिंपली मास और रेडियस पर डिपेंड करेगा। ये कुछ नोट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि सिर्फ एटलीस्ट 5 बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो, जैसे रॉड का याद रखना है, रिंग का याद रखना है, डिस्क का याद रखना है, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो इसके हेल्प से और बाकी सारे बॉडी का भी आप डिराइव कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैंने कहा कि ये रॉड है, ओके, ये रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m l स्क्वायर बाई 12, m l स्क्वायर बाई 12, ये इसका लेंथ है 12, सॉरी ये इसका लेंथ है l। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस जो रॉड है इसका कॉम्बो कर दो, तो जब आप कॉम्बो करोगे, बहुत सारे रॉड को ज्वाइन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगा। ओके, एक रेक्टेंगुलर शीट मिलेगा, और इस रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ जो है वो मान लो कितना है, l है, और इसका जो ब्रेथ है b है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये इसके अबाउट, ठीक है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो सिचुएशन सेम है। देखो, ये रॉड को देखो और इसको देखो, ये लेंथ l है इस एक्सिस के अबाउट, ये लेंथ l है इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट भी कितना हो जाएगा, सिंपल लिखो m l स्क्वायर बाई 12, सोचना ही नहीं है। इसके अबाउट कितना हो जाएगा, तो इसके अबाउट वही हो जाएगा m b स्क्वायर बाई 12। ये एक्सिस जिस लेंथ को कट करता है बस वही लिखना होता है और बाई 12 कर देना होता है। ये एक्सिस किस लेंथ को कट कर रहा है, b को कट कर रहा है, b लिखा, स्क्वायर लिखा, बाई 12 कर दिया, आंसर। तो अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता है। ठीक है, उसी तरह से कंपेयर करते हुए सेकंड समझते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, ये रिंग है, ओके, और ये इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था एम आर स्क्वायर, प्रूफ भी कर लिया। अब एक काम करो, बहुत सारे रिंग को जो है वो ज्वाइन करो, कॉम्बो करो, तो ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा, बहुत सारे रिंग को ज्वाइन करने पर क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है हॉलो सिलेंडर मिलेगा, हॉलो सिलेंडर आपको मिलेगा। ठीक है, इसका मान लो टोटल मास m है और इसका रेडियस r है, तो रिंग और ये इसका एम आर स्क्वायर है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका भी कितना होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एम आर स्क्वायर। ओके, अगर आपको रिंग का याद है तो मतलब हॉलो सिलेंडर का भी याद है। ठीक है, एक और करेंगे, आपको पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है, डिस्क होने वाला है। ओके, तो ये मान लो आपका ये डिस्क है, और इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो कॉम्बो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और ये इसका एक्सिस है। ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका अगर एम आर स्क्वायर बाई 2 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2। ओके, यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर ये 5 या ये सब बॉडी का आपको याद है, तो ये ऑल्टरनेटिव बॉडी जो इसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो आपको रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में पता चल गया। ठीक है, आपको हॉलो, हॉलो क्या है, ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, अगर रिंग का पता है तो आपको हॉलो सिलेंडर का भी पता है, अगर डिस्क का पता है तो आपको सॉलिड सिलेंडर के बारे में भी पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लाइक दिस। ठीक है।